ओम नमो नारायण। दोस्तों, आज एक और वीकेंड वीडियो में आपका स्वागत है। आज ये वीडियो बना रहा हूँ मैं महाराष्ट्र इलेक्शन के ऊपर। मैंने कुछ प्रेडिक्शन किया था, 2-3 प्रेडिक्शन किए थे। क्या हुआ और क्या मुझे समझ में आया और क्या आपको समझना चाहिए उस प्रेडिक्शन का अर्थ। तो सबसे पहले जो हमने प्रेडिक्शन किया था, ये प्रेडिक्शन था क्लियर कट की एक नाथ शिंदे साहब को मैंने बहुत पहले से एक नारा दे रहा हूँ मैं, जब से वो चीफ मिनिस्टर बने उससे पहले से भी, द मोस्ट अवेटेड चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र इज अराइव्ड। तो अभी कई लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सर आप बोल रहे थे कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन वो तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बने। सही है, बिल्कुल सही है। और उनकी राहु की दशा चल रही है और देवेंद्र फडणवीस जी की केतु की ही दशा चल रही है, जिस दशा में उन्होंने पिछली बार भी जब शपथ ली थी तो 4 दिन वो चीफ मिनिस्टर रहे थे, उसके बाद वो गवर्नमेंट हट गई थी। और जब 2019 में वो 105 सीट जीत के आए थे, तब उनके चीफ मिनिस्टर बनने का पूरा योग था, लेकिन तब शिवसेना उद्धव जी के गुट ने एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना ली, फिर वो रह गए। फिर शिंदे साहब इधर आए, फिर उनके चीफ मिनिस्टर बनने का योग था और फिर शिंदे साहब को चीफ मिनिस्टर बना दिया गया। तो बात यह है कि वो केतु की दशा अभी तक चल रही है उनकी, यही हमारा बेसिस ऑफ प्रेडिक्शन था। और शिंदे साहब की राहु की दशा चल रही है, जिस दशा में वो अचानक से उठ के आए और सीधा चीफ मिनिस्टर बन गए। क्योंकि महाराष्ट्र में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी जो है बहुत संघर्ष के बाद हासिल होती है, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा एक रिस्क लिया, शिवसेना से पार्ट हुए। तो हमारा पहला प्रेडिक्शन ये था कि शिवसेना उनके हाथ में आएगी और उद्धव साहब को अपने हेल्थ का और अपने दल का ध्यान रखना चाहिए। वो कहीं से भी चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। लोकसभा चुनाव के बाद जब मैंने ये वीडियो बनाया था, सब जगह ये बात हो रही थी कि बहुत कड़ी टक्कर है, शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई में उद्धव साहब को एज है, एनसीपी वर्सेस एनसीपी की लड़ाई में शरद पवार साहब को एज है। मगर मैं बहुत क्लियर था कि क्योंकि इनकी राहु की दशा चल रही है, ये बिल्कुल भी उनसे 19 नहीं हो सकते, ये 21 जाएंगे और शिवसेना इनके हाथ में ही आनी है। ये मराठाओं के एक में लीडर अब बनने वाले हैं महाराष्ट्र की राजनीति में, और वो हो गया। शरद पवार साहब की हालत आपने देख ली, उद्धव ठाकरे साहब के शिवसेना की हालत आपने देख ली। तो नाउ ही हैज़ 57 MLAs प्लस 4 कोई और समर्थन के साथ उनके पास 61 लोग हैं। और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में एक नए मराठा लीडर का उदय हो रहा है। ये सब राहु की कारस्तानी है। ये प्रेडिक्शन हमारा बहुत क्लियर कट था और मुझे उनके हाथ से सत्ता जाती हुई दिख नहीं रहती थी। हर जगह से यही कहानी आ रही थी। जैसे मैंने आपको बताया कि देवेंद्र फडणवीस जी अभी भी केतु की दशा में 2026 तक, जिस दशा ने उनको हमेशा सत्ता से दूर रखा है, जब से वो दशा चालू हुई है तब से वो सत्ता में आ ही नहीं पाए। पिछले 8-9 साल से वो दशा चल रही है। इसलिए 2014 से 19 तक वो चीफ मिनिस्टर है, लेकिन 19 के बाद 2 बार मौका मिला, 3 बार मौका मिला, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर नहीं बन पाए। यही हमारा बेसिस था। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी, केतु ये बताती है एस्ट्रोलॉजी कि केतु इज़ टेकर, गिवर नहीं है। वो हमेशा चीज़ें खींच लेता है, वापस देता नहीं है। और राहु किसी भी युक्ति से आदमी को सत्ता में लेके आता है। तो आज उनकी आप अगर एक नाथ शिंदे साहब की देखेंगे तो उनकी लोकप्रियता आप देख लीजिए पूरे महाराष्ट्र में, जिस तरह के लीडर बन के वो उभरे। और ये बात भूल जा रहे हैं लोग, बार बार अब ये बात हो रही कि 132 सीटें बीजेपी जीत के आई और ये सब बहुत हल्ला उठा, 10 दिन चला रस्साकशी कि उनका ही चीफ मिनिस्टर होना चाहिए। लेकिन क्या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये 132 सीट में एक नाथ शिंदे साहब का कितना बड़ा योगदान है? अगर बीजेपी इतनी ही कॉन्फिडेंट थी तो लोकसभा चुनाव में जो उनका प्रदर्शन था, आप देख लीजिए, स्ट्राइक रेट के मामले में वो शिंदे साहब से भी पीछे थे। कितनी सीटें लड़ी थी और कितनी सीटें आई थी। तो वहाँ पर उनको घोषित करना था अपना चेहरा। देवेंद्र फडणवीस जी को उसी दिन आके सामने बोलना चाहिए था। वो तो वहाँ पर त्याग पत्र देने जा रहे थे। अगर आप इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो वो उनका त्याग पत्र मंजूर नहीं हुआ और फिर उनसे कहा गया कि आप काम कीजिए।
तो काम फ्रंट रन में आके सब शिंदे साहब ने अपने फेस पे चुनाव लड़ा। यही अगर 132 सीटें सामने वालों की आ जाती और बाकी 2 दलें और उसमें मिल जाते, यही अगर उल्टा होता तो आज आप सबसे ज़्यादा गाली किसको दे रहे होते महाराष्ट्र में। तो उन्होंने इतने गट्स दिखाए क्योंकि राहु की पावर उनके पीछे थी, और वो राहु की पावर अभी नहीं, उनके साथ अगले कई साल तक है। इसलिए मैंने ये प्रेडिक्शन किया था कि वही शिवसेना के मालिक होंगे, वो सत्ता में रहेंगे और सत्ता से दूर नहीं जा रहे। तो अभी भी आज वो सत्ता में तो हैं ही, अब जो भी मंत्रालय उनको मिलते हैं वो देखने। लेकिन नटशेल में आपको ये बता देता हूँ कि राहु उनको ज़्यादा दिन सत्ता से, मेन शीर्ष जो पद है उससे बहुत ज़्यादा दूर रख नहीं सकता है। ये कहीं ना कहीं से कोई ना कोई प्रोग्राम या युक्ति ज़रूर होगी जहाँ पर इनको वापस से चांस मिलेगा। देवेंद्र जी को भी 5 साल बाद चांस मिला है वापस। तो आज आपको ऐसा लग सकता है कि अब क्या, लेकिन जो हमारा मानना है वो हमेशा यही रहता है कि स्टार्स और सुप्रीम। तो यही राहु इनको लेके आया था और ये राहु इतनी आसानी से इनको यहाँ से जाने नहीं देगा। और यही राहु को यही पसंद है कि एक टास्क मिले उसको करने के लिए। मतलब जैसे पहली बार ये सब जब सत्ता में आए थे तो इनके पास एक टास्क था, शिवसेना को वहाँ से कुछ एमएलएस को लेके अपने साथ आए, बहुत बड़ा रिस्क लिया, बीजेपी के साथ गठजोड़ किया और उसके बाद जीते। तो अभी आगे आने वाले समय में बीएमसी के चुनाव भी होने हैं, सब कुछ होना है। तो शिंदे साहब की पॉपुलैरिटी मुझे और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है और वो मुझे और ज़्यादा सत्ता के करीब आते हुए दिखते हैं। अभी भी वो सत्ता में ही हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बने, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा प्रेडिक्शन रॉन्ग हो गया। आप देखिए वो आज मराठा के सबसे बड़े लीडर बन के उभरे हैं, बाकी कोई उनकी टक्कर में खड़ा नहीं हो रहा है अभी। और महाराष्ट्र की राजनीति में आपको भी पता है कि मराठा लीडर का कितना बड़ा महत्व है, और ये अभी आगे सालों साल तक चलना है। ये कोई एक चुनाव की बात नहीं है, आगे बहुत सारे चुनाव होने हैं। अभी नगर निगम के चुनाव होने हैं और उसके बाद याद रखिएगा उनके 7 एमपीज़ वहाँ पर जो मोदी साहब की मेजोरिटी में, जिसका हमने प्रेडिक्शन किया था कि उनको मेजोरिटी भी नहीं आएगी, उसमें वो 7 जने भी इन्वॉल्व हैं जो शिंदे साहब के एमपीज़ हैं। और भी एमपीज़ उनके साथ आएंगे और भी एमएलएज उनके साथ जुड़ेंगे। तो ये जो चीज़ है, ये राहु ने एक गली बना के रखी है, मेरे हिंट को समझिएगा। ये कहीं ना कहीं शिंदे साहब को वापस से पिक्चर में लेके आएगी और राहु अपना काम करेगा। तो मैं अभी भी ये मानने को रेडी नहीं हूँ कि मेरा जो प्रेडिक्शन था वो गलत है। यहाँ मैं ना तो कोई जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ, ना मैं किसी से कोई बहस करना चाह रहा हूँ। मेरा इंटरप्रिटेशन इस चुनाव का क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और सब कुछ एस्ट्रोलॉजिकली बता रहा हूँ। जब गलत होते हैं हम मानते कि हाँ हमने गलत किया, हमारा प्रेडिक्शन हरियाणा में गलत हुआ, क्लियर कट बोले कि हाँ भाई गलत हुआ, जम्मू कश्मीर में सही हुआ तो सही हुआ। तो जो गलत है वो गलत है। लेकिन यहाँ आप देख लो, इतना सब कुछ होने के बाद भी फडणवीस साहब ने उनको कन्विंस किया, उनको रिक्वेस्ट किया, और वापस वो आज भी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और कई विभाग उनके पास रहेंगे। कई इंपॉर्टेंट विभाग है जो विकास से जुड़े हुए हैं, और आगे आगे आप देखोगे कि राहु उनसे क्या क्या करवाता है। तो मैं अभी भी उस लाइन पे कायम हूँ कि द मोस्ट इवेटेड चीफ मिनिस्टर, मैं उनको चीफ मिनिस्टर ही मान के चलूँगा, क्योंकि उन्होंने जितनी सारी योजनाएं शुरू की हैं पिछले 2.5 साल में वो सारी पूरी होंगी, और कई योजनाएं आगे भी वो करने वाले हैं। महाराष्ट्र की राजनीति से एकनाथ शिंदे साहब को दूर नहीं किया जा सकता। ये चुंबक के जैसे एक दूसरे को खींचेंगे, ये मेरी बात ध्यान रखना। और 2025 में ऐसा एक टाइम आएगा जब सेंट्रल गवर्नमेंट को इनको याद करना पड़ेगा। उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, उन डेट्स के बारे में कि कब ऐसा हो सकता है, कब 2025 में मोदी जी का एक ऐसा फेज़ आएगा टाइम का, वो निकालना, वो कैसे वो निकालेंगे वो देखना है। मैं ऐसा कहीं नहीं कह रहा कि वो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अभी उसकी कुछ कैलकुलेशंस बाकी हैं, वो टाइम भी आना बाकी है। तो समय से पहले एक हिंट दे रहा हूँ आपको कि 2025 में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होने वाला है जहाँ पर राहु अपना गेम करेगा, और वो शायद भूल गए हैं या जताना नहीं चाह रहे कि वो मेजॉरिटी में नहीं है।
तो वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट एक चल रही है साझे बाजे के साथ, लेकिन ये साझा बाजा कब बिखरेगा? 2025 में एक पर्टिकुलर क्रूशियल फेज़ आएगा टाइम का, जहाँ पर उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वहाँ मुझे लगता है कुछ ये राहु कुछ ये गेम करना चाहता है। बहुत सारी चीज़ें उस समय देखनी होंगी। अगर आज मैं यही बोलने आया था, अभी 2025 के बारे में बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर आप वीडियो नहीं बना रहे, हम भी बनाएंगे वीडियो, ज़रूर बनाएंगे, लेकिन आप ये सोचो कि ये जो 2025 आप कर रहे हो, ये आप इंग्लिश कैलेंडर का 2025 1 जनवरी को, हमारे यहाँ हिंदू कैलेंडर में कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि 2025 हमारा 2025 यहाँ ख़त्म नहीं हो रहा। हमारा 2025 ख़त्म होगा जाके जब हमारा हिंदू नंबर शुरू, तो मार्च अप्रैल तक आप 2024 में ही हो हिंदू नववर्ष कैलेंडर के हिसाब से। आपकी डेट इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से चेंज हो जाएगी, लेकिन तिथि वार ये सब जो चीज़ें हम देखते हैं, क्योंकि हम शुरू ही मार्च अप्रैल से हुए हैं, तो पहले 12 महीने तो होने दो, तब 2025 की बात करेंगे ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो शनि आगे जा रहा है राहु के साथ जो मिलने वाला है, जो मैंने आपको कहा है कि आप मार्च अप्रैल तक देखिए क्या होता है, दिसंबर तक का भी आप देखिए लास्ट में क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में अगली बार वीडियो में बात करेंगे। आज एक ही बात, सबके नाथ एक नाथ, आप उनको भूल नहीं सकते हो, ना वो भूलने देंगे, ना उनके ग्रह उनको भूलने देंगे। अगर वो पीछे भी हटना चाहें तो पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि राहु उनको पीछे हटना नहीं देगा। और जहाँ तक मेरी समझ है, मुझे ये ही समझ में आ रहा है इस पूरे घटनाक्रम के अंदर कि राहु ने उनको किसी युक्ति से वापस अंदर लेके आना है, इसीलिए उसने सीधा सीधा यहाँ पर उनको आने नहीं दिया। नहीं तो आज उनके फेस पे आप चुनाव लड़े थे, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हटाने का कोई लॉजिक नहीं था। 132 सीटें अगर बीजेपी बोलती हमारी आई है, तो 132 सीटें लाने में एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, और उनका स्ट्राइक रेट भी 70% है। वो अकेला आदमी अपने दल की तरफ से कर रहा था, आप यहाँ पर पूरी फौज लगी हुई थी, तो आपको डिफरेंस देखना पड़ेगा। फिर आपने उनको सीटें कितने लड़ने के लिए दी, वो भी आपको देखना पड़ेगा, सब कुछ सोचना पड़ेगा। अगर ये लेवल प्लेइंग फील्ड होता, बराबर सीटें लड़ी होती दोनों दलों ने, तो फिर आप देखते कि क्या करता राहु। ठीक है, राजनीति है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं टाइम बिंग, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, जिनको समझा नहीं जा सकता। बट एस्ट्रोलॉजी ये बता रही है कि दिस मैन विल डेफिनेटली कम बैक, और बहुत ही गाजे बाजे के साथ वापस आएंगे, और ये महाराष्ट्र की राजनीति में फिर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। ये मेरा प्रेडिक्शन है। नमस्कार।